हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 9, जो कि आपकी चैप्टर नंबर 4 के कंटिन्यूशन में चल रही है, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्लास नंबर 8 में, इससे पहले क्लास नंबर 8 में मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको। क्लास नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था एक तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा था स्टेट पार्टिसिपेशन के बारे में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों लिया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए, प्राइवेट लोगों को क्यों नहीं आने दिया, या प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं आना चाहते थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो ये हमने क्लास नंबर 8 में डिस्कस किया था। क्लास नंबर 9 में हम आज डिस्कस करेंगे आईपीआर के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो 1956 में लिया गया था। इंडस्ट्रीज़ को लेकर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर जो रेजोल्यूशन बनाया गया था, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें आज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसे उसको डेवलपमेंट में लाया गया, क्या स्टेप लिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपीआर 1956, जो हमारा सेकंड 5 ईयर्स प्लान था। बेसिकली 5 ईयर्स प्लान क्या थे, गवर्नमेंट ने अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए एक प्लानिंग कमीशन की गठन किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया। उसका मतलब एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में बड़े बड़े स्कॉलर्स को, बड़े बड़े विद्वान लोगों को लिया गया, जो हर 5 साल में कंट्री को किस स्टेज पर होना चाहिए, कंट्री आगे आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करेगी, क्या क्या ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। तो हर आगे आने वाले 5 सालों के लिए पहले से उसकी तैयारी की जाती थी प्लानिंग करके। तो उस प्लानिंग कमीशन का ये काम था कि आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम क्या स्टेप लेंगे, क्या हम डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो जब हमारा सेकंड 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट हुआ, तो सेकंड 5 ईयर्स प्लान में एक रेजोल्यूशन बनाया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। और उसमें गवर्नमेंट ने इस रेजोल्यूशन के ज़रिए ये प्रस्ताव पारित किया कि हम 3 तरीके से इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएंगे, 3 तरीके से हम इंडस्ट्री को आगे लेकर चलेंगे। हमारे 3 ऐसे एलिमेंट हम लेकर चलेंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी, इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, और प्लस साथ के साथ हमें इंडस्ट्री को डेवलप करने के साथ साथ हमें रीजनल इक्वालिटी भी मेंटेन करनी है। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो गवर्नमेंट शुरू से काम कर रही थी 1951 से, आज़ादी के बाद से ही। लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन बनाया गया, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में ये बात रखी गई कि हम लोग रीजनल इक्वालिटी भी मेंटेन करेंगे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कंट्री में आए, और साथ के साथ उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा देश के हर कोने कोने में उसको फ़ायदा मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं कि उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में जो बातें रखी गई थी, उस प्रस्ताव जो बनाया गया था, उसमें जो बातें रखी गई थी, उसमें क्या क्या बातें थी। उसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो पहला एलिमेंट्स आपका 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब हमारी कंट्री में उसमें ये बात रखी गई कि हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्री होंगी, हम उस इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। पहली कैटेगरी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होंगी जिनके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होगा, उन इंडस्ट्री को सिर्फ गवर्नमेंट ही चला सकती है, और कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई अदर सेक्टर उसमें या फॉरेन सेक्टर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। तो ओनली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश एंड डेवलपेड एक्सक्लूसिवली। मतलब वो ऐसी इंडस्ट्री जिसे सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी, एक तो वो कैटेगरी बनाई गई पहले फोल्ड में। रेलवे, एयरलाइंस, पोस्टेज, डिफेंस, ये सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में रखी गई। दूसरी इंडस्ट्री वो जिसमें गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ को भी अपने अंडर में पार्टनरशिप दे सकती है, जैसे कि स्टील, पेट्रोकेमिकल, बैंकिंग, टेक्सटाइल। तो दूसरी कैटेगरी रखी गई उन इंडस्ट्री के लिए जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन अगर कोई करना चाहे, प्राइवेटाइजेशन कोई लेना चाहे, कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होना चाहे गवर्नमेंट के साथ, तो वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। ये थी कैटेगरी नंबर 2। फिर उसमें ये डिसाइड किया गया कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी व्यक्ति कंज्यूमेबल गुड्स को लेकर कोई चीज़ बनाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ कोई बिज़नेस चलाना चाहती है, तो वो भी आ सकती है। इन दोनों कैटेगरी के अलावा, मतलब इन दोनों कैटेगरी के अलावा जो भी बिज़नेस करना चाहे, प्राइवेट इंटरप्राइज अपना खुद का बिज़नेस खोलना चाहे तो वो खोल सकती है, लेकिन इन दोनों कैटेगरी में कोई आने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, सॉल्ट, पल्सेस, ऑयल, वीट, साइकिलिंग, सिलाई मशीन वगैरह, कुछ भी कोई भी बनाना चाहे तो वो अपना 3rd कैटेगरी में आ सकता है। तो एक तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। रेलवे, एयरलाइंस, पोस्टेज, डिफेंस के लिए अलग कैटेगरी बना दी। स्टील, पेट्रोकेमिकल, बैंकिंग, टेक्सटाइल के लिए अलग फैक्ट्री बना दी, और कंज्यूमर गुड्स के लिए अलग कैटेगरी बना दी। तो ये तो था 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये था पहला डिसीजन आईपीआर का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का। दूसरा, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हम रखेंगे,
हम प्राइवेट लोगों को लाइसेंसिंग देंगे, लाइसेंस देंगे बिज़नेस चलाने का, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट लोग होंगे वो अपना इंडस्ट्री अगर चलाना चाहते हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री वहाँ खोलेंगे जहाँ पर बैकवर्ड रीजन्स हैं। मतलब बैकवर्ड रीजन का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे कंट्री में जो क्षेत्र तरक्की कर रहे हैं, डेवलप हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री खोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जो हमारी कंट्री के ऐसे एरियाज़ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर ना तो खाने पीने की सुविधाएं हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लोगों के पास लिविंग स्टैंडर्ड है, ना लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो लाइसेंसिंग का जो तरीका था वो ये रखा गया कि अगर कोई प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ बिज़नेस चलाना चाहती है तो एक कंडीशन होगी कि वो अपनी प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ बैकवर्ड रीजन में खोलेगी तो हम उसे लाइसेंस देंगे। तो गवर्नमेंट का इसके पीछे जो रीज़न था ना वो था प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से, ग्रीन कलर से मैंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के नीचे लिखा हुआ है प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी का मतलब होता है हर क्षेत्र का विकास हो। ये ना हो कि जो अर्बनाइजेशन है या कुछ इलाके ऐसे हैं वही डेवलप हो रहे हैं, जो रूरल एरिया में जो कुछ ऐसे इलाके जो डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड हैं या बिल्कुल गिरे हुए इलाके हैं जिनमें कुछ सुविधाएँ नहीं हैं, वो पीछे ना रह जाएँ। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सभी का विकास होना चाहिए, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, सभी को काम मिलना चाहिए, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, सभी के पास पैसा होना चाहिए। तो रीजनल इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी रखी गई कि कोई भी लाइसेंस लेके अपना बिज़नेस चला सकता है, लेकिन बैकवर्ड रीजन में अपना बिज़नेस चलाएगा तो लाइसेंस मिलेगा। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल कंसेशन। अगर कोई भी इस तरीके से लाइसेंस लेकर बिज़नेस चलाता है बैकवर्ड रीजन में, कंट्री में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बिज़नेस चलाता है जहाँ बैकवर्ड एरिया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे कंसेशन दिया जाएगा। कंसेशन इसलिए दिया जाएगा ताकि वो बिज़नेस अपने आप को चलाने में फ़ायदा महसूस करें। भाई अगर मान लो गवर्नमेंट की तरफ से उनको टैक्स में कंसेशन मिल रहा है या उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रही है, तो उससे क्या होगा कि उनका जो इंडस्ट्री का खर्चा होगा वो कम आ जाएगा और उनको ये लगेगा कि हाँ भाई बैकवर्ड एरिया में हमें अगर बिज़नेस चला भी रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में मदद मिल रही है, उनको टैक्स में कंसेशन मिल रहा है। तो इसलिए इससे क्या होगा कि वो बैकवर्ड एरिया में खुशी खुशी अपना प्राइवेट इंटरप्राइजेस चलाना पसंद करेंगे प्राइवेट लोग। तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ से अपने बिज़नेस को हटाएंगे नहीं। और ये भी एक रीज़न था इंडस्ट्रियल कंसेशन जो कि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। तो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तो लाइसेंसिंग का पैटर्न रखा कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस को लाइसेंस दिया जाएगा अगर वो बैकवर्ड एरिया में अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, और दूसरा हम उनको कंसेशन देंगे अगर वो बिज़नेस को और मजबूत तरीके से चलाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से उनको कंसेशन भी दिया जाएगा। बट अल्टीमेटली कोशिश उनको यही करनी है कि रीजनल इक्वालिटी हो, हर क्षेत्र का विकास हो। तो ये था IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन इन 1956। और बाकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी चल रही थी वो तो चल ही रही थी। 1947 से 1990 तक स्ट्रैटेजी चलती रही गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी जो थी उसमें इस IPR का 1956 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था गवर्नमेंट की ओवरऑल स्ट्रैटेजी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चल रही थी। तो ये था IPR 1956। और ये जो IPR 1956 बनाया गया था ना, ये 1956 से 1961 तक का जो प्लानिंग कमीशन का टाइम पीरियड था, जो प्लानिंग पीरियड जो था 56 से 61 तक का 5 इयर्स का, ये उसका एक रोड मैप भी था। मतलब हमें 1956 से लेकर 1961 तक किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है। तो ये एक रास्ता दिखाया गया था गवर्नमेंट को कि इस रास्ते पे चल के हमें इस तरीके से काम करना है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान का एक रोड मैप भी था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे जगहों पर, एरियाज़ में जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी वो डेवलप करें, जो बंद पड़ गई थी, जिन्हें ब्रिटिश राज में जिनके एक्सप्लोटेशन के कारण जिन्होंने इंडस्ट्री को बंद कर दिया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। उससे क्या हुआ था, क्षेत्रों का विकास, छोटे छोटे जो गांव थे, इलाके थे, उनका विकास होना बंद हो गया था। तो गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो देश में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का, और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और गरीबी दूर होगी देश की। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो पर्पस था वो एम्प्लॉयमेंट था, गरीबी को दूर करना था और एरिया को डेवलप करना था जो बैकवर्ड एरियाज़ थे। तो उसके लिए क्या किया गया, 1951 में
एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था कर्व कमेटी। ये जो कर्व कमेटी था, इसमें जो ये कर्व लिखा हुआ, ये बेसिकली एक जो उस कमेटी के हेड थे, जो कमेटी बनाई गई थी, ग्रुप ऑफ मेंबर बनाए गए थे, उस ग्रुप में जो एक हेड मेंबर था, जो सबसे बड़ा मेंबर था, उसके सरनेम के हिसाब से बनाया गया था। दत्तात्रेय गोपाल कर्व, दत्तात्रेय गोपाल कर्व नाम था उस हेड का, जो उस कमेटी का हेड था। तो उसके नाम पर इस कमेटी का नाम कर्व कमेटी रखा गया। और इस कमेटी में जितने भी मेंबर रखे गए, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जो गांवों का किस तरीके से विकास होना चाहिए, जो गांव वाले इलाके हैं उनका किस तरीके से विकास होना चाहिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे हमें डेवलप करना है। तो ये दो बातों को ध्यान रखा गया इसमें। तो 1955 में ये डिसाइड लिया गया, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा एक बार हम और इस पे ध्यान रखें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया हुआ है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 तक का, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया इस तरीके से कि अगर कोई भी इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, अगर मान लो किसी ने अपना बिज़नेस शुरू किया और उसने अपने बिज़नेस में 5 लाख या उससे कम पैसा लगाया, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा अप टू 5 लाख। लेकिन अगर हम आज की बात करें, करंटली आज की सिचुएशन देखें, तो आज के समय में एसएसआई जो यूनिट है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनका पैरामीटर जो है वो 5 करोड़ पे पहुंच गया है कि अगर किसी ने अपनी बिज़नेस में 1 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए अपने बिज़नेस में लगा रखे हैं इंडस्ट्री में, तो वो स्मॉल स्केल में आएगा। 5 करोड़ से ऊपर अगर कोई लगाता है तो फिर वो लार्ज स्केल में आ जाएगा। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, लार्ज स्केल के और स्मॉल स्केल के। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि जो उस कमेटी के अंडर में जो मेंबर ने डिसाइड किया था कि हमें किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें काम करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो उसके हमें यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं किस तरीके से उस कमेटी ने काम किया। पहला, एसएसआई इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। तो एसएसआई यूनिट जो होती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती हैं, ठीक है, उसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं, मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा चांसेस मिलता है लोगों को। और ऐसा एसएसआई डेवलपमेंट, ऐसा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको डेवलप करने के लिए ऐसा क्यों सोचा गया कि भाई एसएसआई स्मॉल स्केल यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ऐसा क्यों सोचा गया उस कमेटी में? वो इसलिए सोचा गया था इस कमेटी में कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप इसलिए करना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश राज के अंडर में बेसिकली क्या था, उस समय में ब्रिटिश राज में कैपिटल डेफिशिएंसी थी, मतलब उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बजाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता था। तो ब्रिटिश राज के अंडर में काम करने वाली जो लेबर थी वो इंडिपेंडेंस के बाद तक चलती आ रही थी और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस थे हमारे कंट्री में जो ब्रिटिश राज के यहाँ से जाने के बाद वो बेरोज़गार हो गए थे लोग, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था और वो लेबर फोर्स अभी भी हमारे इंडिया में थी जो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आ चुकी थी। तो हमारे इंडिया में जो लेबर सरप्लस था, जो लेबर थी जिनके पास रोज़गार बंद हो गया था, ठप हो गया था, जिनके पास रोज़गार नहीं था, तो इस एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे रीज़न यही था कि ताकि जो हमारे देश में लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं, पॉवर्टी सर्कल में आ चुके हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े और उनका सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़े। तो इसलिए हमारे कंट्री में लेबर सरप्लस को देखते हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर लोकेशनल बैरियर नहीं होता, उसके ऊपर लोकेशनल का कोई बैरियर नहीं होता। जिस तरीके से जैसे मान लीजिए कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे कंट्री में मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, जैसे आपकी स्टील इंडस्ट्री मान लीजिए। अब हमारे कंट्री में जब स्टील इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया गया, स्टील इंडस्ट्रीज़ लाई गई, तो स्टील इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया जहाँ पर जो स्टील के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है वहाँ पर इंडस्ट्री को सेटअप किया गया ताकि वहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए। तो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए अपनी इंडस्ट्री को वहाँ लगाना पड़ता है जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो लोकल नेटवर्क को मिल जाता है। तो लोकल नेटवर्क पे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होने की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोकेशनल बैरियर नहीं होता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है हर जगह। अब जैसे मान लीजिए किसी को मिट्टी के घड़े बनाने हैं, किसी को चारपाई बनानी है, किसी को हाथ के बने हुए बर्तन बनाने हैं, ठीक है,
और किसी को हाथ से बने हुए कपड़े तैयार करने हैं, शॉल बनानी है, जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ों का निर्माण करना है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल को कहीं लोकेशन वाइज ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, वो आसपास ही आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इसीलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनको किसी रॉ मटेरियल को ध्यान में रखकर कहीं अपनी इंडस्ट्री को पर्टिकुलर एरिया में सेटअप नहीं करना था। और इससे क्या हुआ कि इक्वलिटी ओरिएंटेड था। अब देखिए, हर एरिया में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने पे ध्यान दिया गया तो इसका मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर लोकेशन में सेटअप हो सकती है। अब जब हर लोकेशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उससे क्या होगा, इक्वलिटी ओरिएंटेड अप्रोच अपनाई जाएगी। इक्वलिटी ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब होता है उससे रीजनल बैलेंस ग्रोथ होगा। रीजनल बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर लोकेशन में सेटअप हो सकती है। अगर गवर्नमेंट मदद करना चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करने में तो हर क्षेत्र में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है अगर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले। और उससे होगा क्या कि उससे हर रीजन में जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी होगी तो हर रीजन में एम्प्लॉयमेंट होगा, हर रीजन में लोगों के पास पैसा आएगा और रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ मेंटेन होगी, हर इलाका आपका डेवलप होगा। उसके बाद है एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको शुरू करने में गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलने में होता क्या था कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। अगर थोड़ा बहुत भी पैसा अगर गवर्नमेंट दे दे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसानी से खड़ी हो जाती थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। छोटी सी मशीनरी, थोड़ा पैसा, थोड़ा रॉ मटेरियल और अपना इंडस्ट्री शुरू हो गई। तो इट डज़ नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से एक ये फ़ायदा होता था कि उससे इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन नहीं होता था। मतलब लोग अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग पैसा कमाते थे वो क्या करते थे, पैसे को घर में नहीं रखते थे। वो क्या करते थे, पैसा कमाते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से और वो अपने बिजनेस में दोबारा उसे इन्वेस्ट कर देते थे। अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है तो धीरे धीरे उस पैसे से वो क्या करते थे, आसपास एक छोटी इंडस्ट्री और लगा लेते थे। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में काम करते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले पैसा कमाते थे, उस पैसे से एक इंडस्ट्री और खोल देते थे। इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन नहीं करते थे, पैसों को जोड़ के नहीं रखते थे, वो दोबारा से सोसाइटी में लगा देते थे। रैदर इट प्रमोट्स इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग क्या करते थे, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो पैसा कमाया जाता था उससे फिर दोबारा से उस कमाए गए पैसे से और इंडस्ट्री खोली जाती थी उस एरिया में जहाँ पर सोसाइटी के वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ पर उन इंडस्ट्री को खोला जाता था। और जिससे क्या होता था, लोगों को ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसआईसी यूनिट। मतलब वहाँ पर लोगों को मौका मिलता था पैसा कमाने का और फिर दोबारा से बिजनेस में लगाने का। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट सोर्स था एसएसआई। मतलब एसएसआई में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाते थे वो दोबारा से नई यूनिट्स खड़ी करते थे, दोबारा से पैसा लगाते थे और इंडस्ट्री को खोलने में। और जिससे क्या होता था कि जितना भी जो हमारे कंट्री के सेक्शन सोसाइटी थी, जो ऐसे सेक्शन थे सोसाइटी के जो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर थे, उनको डेवलप होने का मौका मिल रहा था। ठीक है, तो ये थे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे रीज़न कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कदम क्यों उठाया। तो बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में हमने ये चीज़ ज़्यादा समझी। इस पूरे ओवरऑल कंक्लूजन में हमने ये समझा कि रीजनल इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए और हमारे कंट्री के ऐसे सेक्शन को डेवलप करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे थे उनको बढ़ाने के लिए, और प्लस एक बैलेंस्ड ग्रोथ मेंटेन करने के लिए कि हर जगह का विकास हो, सभी साथ लेकर चलें। इस पर्पज़ से एसएसआई यूनिट का डेवलपमेंट किया गया ताकि देश में एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, बैलेंस ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि कंट्री का एक पार्ट अमीर हो जाए और एक पार्ट गरीब हो जाए। सभी के पास पैसा हो, सभी के पास पैसा होगा तभी सभी की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, सभी की परचेजिंग पावर से डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा और कंट्री डेवलप करेगी। किसी एक कंट्री के सेक्शन को डेवलप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कंट्री के सारे सेक्शन डेवलप होंगे, सारे सेक्टर, सारे एरियाज़ डेवलप होंगे, तभी कंट्री एक साथ ग्रोथ करेगी। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे जोर डाला गया, फोर्स किया गया 1955 से लेकर कर कमेटी के अंडर में। तो आज हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.